हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग जो एटम था उसके डिफरेंट सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसमें लाइमन सीरीज होती है, बामर श्रेणी होती है या पाश्चन होती है, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने दो श्रेणियों के बारे में बात कर ली थी, लाइमन हो गया था, बामर हो गया था। अब नेक्स्ट सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट पाश्चन सीरीज। तो जो थर्ड है अपना कौन सा है, पाश्चन सीरीज है, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन सीरीज, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में क्या है पाश्चन श्रेणी में क्या होता है, अभी जैसे मैंने पहले जिनको जैसे लिख पाया था वैसे लिख पाएंगे। पाश्चन में क्या होता है, n जो 1 होता है वो 3 होता है, मतलब अब की बात थर्ड में आएंगे। और जो n2 होगा वो कौन होगा, 4, 5, 6, 7, ये इन्फिनिटी तक ये होंगे। तो लिखो इसमें, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से तृतीय ऊर्जा स्तरों में संक्रमित होता है तो पाश्चन श्रेणी का निर्माण होता है। पाश्चन श्रेणी का निर्माण होता है। तो इसमें लिखो, इंग्लिश में लिखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड ऑर्बिट, लिख लो थर्ड ऑर्बिट, देन the spectrum will be in Paschen series. Then spectrum will be in Paschen series. इसमें उत्सर्जित प्रकाश अवरक्त प्रकाश के नजदीक होता है, अवरक्त प्रकाश के नजदीक होता है। नियर infrared light is emitted in this series. तो इंफ्रारेड के नज़दीक होती है जो लाइट निकलती है इसके अंदर। और इसका अगर मैं तरंग संख्या की बात करूँ तो वो हो जाएगा RZ² और 1/n1 का वैल्यू तो हो गया 3 मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 1 ये n2 का स्क्वायर, तो n2 का वैल्यू जो भी आएगा वो हो जाएगा RZ² और 1/3 का 9 हो जाएगा, माइनस 1/n2²। देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, कई बार एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए नहीं बोल के, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं बोलकर क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन के लिए, केवल हाइड्रोजन के लिए। तो जब भी हाइड्रोजन के लिए होगा तो आप Z का वैल्यू क्या रख देना, 1 पुट कर देना उसके अंदर। ओनली हाइड्रोजन की बात करें तो Z का वैल्यू क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना, क्योंकि Z कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो वो हाइड्रोजन के लिए चलता रहेगा। ठीक है, ये छाप लो। ठीक है, आगे थर्ड तो हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, पाश्चन हो गया। ब्रैकेट की बात करते हैं, फोर्थ की ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है, ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, देखो ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से चतुर्थ कक्षा में प्रवेश करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से चतुर्थ कक्षाओं में प्रवेश करते हैं या संक्रमित होते हैं, तो ब्रैकेट श्रेणी का निर्माण होता है। ब्रैकेट श्रेणी का निर्माण होता है।
इस श्रेणी में उत्सर्जित प्रकाश अवरक्त प्रकार का होता है। इस श्रेणी में उत्सर्जित प्रकाश अवरक्त प्रकाश होता है। इस श्रेणी में उत्सर्जित प्रकाश अवरक्त प्रकाश होता है। इंग्लिश में लिखो, when electrons transit from higher orbits to fourth orbit, then the spectrum will be in bracket series. Clear है? Infrared light is emitted in bracket series. राइट? तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें n1 जो होता है वो 4 हो गया और n2 जो होता है वो होता है 5, 6, 7, 8 ऐसे चलता जाता है इंफिनिटी तक। ठीक है, तो फोर्थ में आना है इसमें, तो न्यू बार जो होगा वो क्या आएगा, RZ² और वो होगा 1/n1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो जहाँ से भी आ रही है, मान लो 5th से आ रहा है तो यहाँ 5 रख देना, तो वो जो आएगा न्यू वो पता चल जाएगा। 6 से आ रहा है तो यहाँ 6 रख देना, जहाँ से भी आ रहा है वो वैल्यू वहाँ पे रख देना, n2 का वैल्यू। तो RZ² 1/16 माइनस 1/n2²। ठीक है, आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन के लिए, Z इज क्या है, 1 है, Z इज 1 है, तो ये हो जाएगा R 1/16 माइनस 1/n2², ये मिलेगा। ठीक है, Z1 रख सकते हैं जब भी हाइड्रोजन एटम के लिए बोला जाए, तो स्पेशली आप Z का वैल्यू हर जगह पे 1 पुट कर देना, वो हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा। 4 हो गया। लास्ट की बात करते हैं फोन के, फोन सीरीज फंड सीरीज। देखो फंड में क्या होता है, किस में आएगा, इसमें 5 तक तो आ गया ना, 4 तक आ गया है ना, ये 4 तक आ गया। n1 का वैल्यू क्या होगा इसमें, n1 का वैल्यू होगा 5 होगा इसमें, और n2 का वैल्यू क्या होगा 6, 7, 8, 9, ये इन्फिनिटी से आएगा, मतलब इन सब से 5 में आएगा। तो लिखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से पंचम कक्षा में प्रवेश करता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से पंचम कक्षा में प्रवेश करता है, तो फुंड श्रेणी का निर्माण होता है। इसमें उत्सर्जित प्रकाश अवरक्त प्रकाश होता है। इसमें उत्सर्जित प्रकाश अवरक्त प्रकाश होता है। ठीक है, when electrons transit from higher energy orbits to fifth orbit, when electrons transit from higher energy orbits to fifth energy orbit, then spectrum will be in fund series. Infrared light is emitted in fund series.
फन सीरीज। ठीक है, इसमें ये लिखना है n1 इक्वल्स टू 5 n2 इक्वल्स टू, जो लिखा हो थ्योरी उसके बाद में ये लिखना है, और उसके बाद में आपको फॉर्मूले में पुट कर देना तरंग फलन का वैल्यू जो है वो RZ स्क्वायर और 1/n1 का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये चलता जाएगा। इफ Z इक्वल्स टू 1 मतलब हाइड्रोजन एटम, तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूँ मैं, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में अगर बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये हो जाएगा R 1/25 माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब Z का वैल्यू 1 रख देना। ठीक है, ये हो गया भैया एक टाइप। तो अभी कुछ बातें और करूँगा मैं, अभी टाइम है अपने पास में काफ़ी। देखो ये चीज़ क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास में, और इसके बाद में आपको एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम आप ये बनाना है, डायग्राम ये डायग्राम बनाना है। देखो हाँ, ये n1 n2 n3 n4 n5 6 7 8 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी। इसमें देखो अगर पहले में आ रहा है n1 में आ रहा है सारे, n1 में आते हैं तो लाइमन हो गया, 2 में आता है तो बामर हो गया, 3rd में आता है पास्चन हो गया, 4 में आता है ब्रैकेट एंड फिर फोंड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम आपको बनाना है। ये तो नहीं बना सकते, लेकिन ये कैसे बनाना है मैं इसको आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ क्या? ठीक है, मैं बना के बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऐसा है, मैं लाइन बना लेता हूँ काफ़ी सारे, ये जैसे ये लाइन बने हुए हैं ना, ये लाइन मान लो आप पेपर, आपको ये ठीक से दिख नहीं रहे होंगे ना, चलो कोई बात नहीं, मैं लाइन्स बना लेता हूँ यहाँ पे, और ये लाइन का कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, कलर ले लेते हैं हम लोग ये। ठीक है, और ओके, चलो देखो, एक तो ये है, एक ये हो गया एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल ये हो गया, एक एनर्जी लेवल की बात करूँ तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से हम बहुत सारे एनर्जी लेवल्स शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी अगर ये जाएगा तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। अब देखो इसमें हम लोग ट्रांजिशन को शो करते हैं, ट्रांजिशन, ये n1 इक्वल्स टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, है ना। तो अगर किसी भी ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से कभी किसी भी अपर एनर्जी लेवल से 1 में अगर ट्रांजिशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो 2 से 1 में आया, या 3 से 1 में आया, या 4 से 1 में आया, या 5 से 1 में आया, या 6 से आया, या 7 से आया, या 8 से आ रहा है, या 9 से आ रहा है, या किसी ऊपर वाले से आ रहा है, तो ये जो सीरीज होगी, ये जो श्रेणी होगी, इसको क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइमन। ये लाइमन श्रेणी होगी अपनी। ठीक है, लाइमन सीरीज। दूसरा, अगर n इक्वल टू 2 में आते हैं तो 2 में 3 से आएगा, मान लो 2 में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3 से, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 7 8 9, ये इससे ऊपर 10 11 12 जो भी है उन सब से आता है। तो ये कौन सी होगी? बामर श्रेणी होगी, बामर सीरीज हो जाएगी ये हो गया बामर, बामर सीरीज हो गया, बामर श्रेणी। इसके अगर आगे बात करूँ मैं, लाइमन हो गया, बामर हो गया। पास्चन के लिए n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 ये है, अगर इसमें आता है मान लो 4 से आ गया, 5 से आ गया, 6 से आ गया, 7 8 9, या उससे ऊपर वाले से भी किसी से आ गया, तो ये कौन सी होगी? अपनी पास्चन हो गया, पास्चन श्रेणी। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कोई दूसरा है, कोई और किसी की बात कर लेते हैं, इसमें नहीं आके 4 में आता है, इससे ऊपर वाले में अगर ट्रांजिशन होता है इसमें,
तो ये मान लो ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ से ये, अब तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली जो भी मैं बता रहा हूँ। ये कौन सा हो जाएगा, ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है, ठीक है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। और लास्ट एंड फाइनल ये है, ये इसके ऊपर वाले से आएगा, या तो इसमें तो आ गया, अब इसमें आएगा, इसमें ये या तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से इधर से या इसके ऊपर वाले से कहीं से भी आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फंड। इसका स्पेलिंग इस तरीके से होता है, इसको हिंदी में फंड या फंड बोलते हैं, ठीक है। ये मिल गया भैया, ये आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक डायग्राम तो हमने एटम में बता दिया था, वो भी चमक रहा था अपने को, एक ये है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है। क्लियर है, चमका? चलो ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो इसका क्वांटम है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे थे। अब हम लोग जो क्षारीय धातुएं थे ना, क्षारीय धातुएं स्पेशली उनके बारे में बात करेंगे, इसी क्वेश्चन में चल रहा है। और इसमें हम लोग बात करेंगे जो उसके क्वांट, ये जो है, ये बोर ने जो बताया था वो थोड़ा सा क्लासिकली था, मतलब यांत्रिकी के हिसाब से, जो चिरसम्मत यांत्रिकी था उसके हिसाब से। अगर मैं थोड़ा क्वांटम मैकेनिकली बात करूँ इसमें, क्वांटम मैकेनिकली मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से क्या किस तरीके से ट्रांजिशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे चल रहा है अभी, है ना। ये तो आपने पहले शायद पढ़ रखा होगा लाइफ में कभी ना कभी। आगे बात करते हैं, तो क्वांटम लक्षणों के बारे में बात करते हैं, क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये छाप लिया था ना, नहीं छापा तो यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, ठीक है। हाँ जी, क्वांटम अभिलक्षण लाक्षणिकों के बारे में बात करते हैं, क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्षारीय, स्पेशली क्षारीय धातु के बारे में बात कर रहा हूँ। क्षारीय धातु के क्वांटम लक्षण, क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी के अंदर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बेसिक एलिमेंट्स। तो बेसिक एलिमेंट्स का क्वांटम है लाक्षणिक। क्वांटम लक्षण क्या है, जैसे क्वांटम लक्षणों का मतलब है कि जैसे क्वांटम के अकॉर्डिंग तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, P, S, D, F, इन एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये कैसे क्या ट्रांजिशन होता है, तो वो कौन सी श्रेणी बनती है, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो लिखो, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, या क्वांटम नहीं, इसको काट दो, ऐसे नहीं, इसे ऐसे नहीं, क्वांटम लक्षणों के अध्ययन के लिए, क्वांटम लक्षणों के अध्ययन के लिए, क्वांटम लक्षणों के अध्ययन के लिए परमाणुओं के उपकोषों, परमाणुओं के उपकोषों में होने वाले संक्रमण, में होने वाले संक्रमण को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है, निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है, निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है, निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। The quantum characteristics, the quantum characteristics are divided in the following categories, in the following series, in the following series। देखो क्वांटम में किस तरीके से बोला गया, ऐसे बोला गया कि आपके पास में 4 उपकोष होते हैं। एक तरीके से सिंपली अगर बात करूँ तो 4 ही नहीं होते, और भी होते हैं, S, P, D, F, G, H, ऐसे चलते जाते हैं ना। लेकिन अब तक इतने ही एटम मिले हैं कि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहीं तक कंप्लीट हो गया। GH कभी काम में नहीं आया, मतलब आगे कुछ भी हो सकते हैं, ये है ना। तो ये है, अगर मान लो अब तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे सेकेंड एनर्जी N2 से N1 में आ गया इलेक्ट्रॉन तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो कौन सा सीरीज बनेगा। N4 से इसमें आ गया कोई पर्टिकुलर में तो कौन सी सीरीज बनेगी। अब मैं N1 N2 की बात नहीं कर रहा, अब मैं ये बात कर रहा हूँ
कि मान लो इलेक्ट्रॉन है वो P से S में आ गया या S से P में आ गया या D से P में आ गया या F से D में आ गया, तो कौन सी श्रेणियां बनेगी, तो कौन सी सीरीज बनेगी, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं और उसके लिए इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहली सीरीज देखना इसके हिसाब से, ये उपकोष ही बोलते हैं ना, इनको सबसेल बोलते हैं ना। देखो पहला इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज, इसको मुख्य श्रेणी बोलते हैं, मुख्य श्रेणी। लिखो जब मुख्य श्रेणी में लिखो जब इलेक्ट्रॉन p उपकोष से, जब इलेक्ट्रॉन p उपकोष से s उपकोष में संक्रमित होता है, जब इलेक्ट्रॉन p उपकोष से s उपकोष में संक्रमित होता है, p उपकोष से s उपकोष में संक्रमित होता है, तो मुख्य श्रेणी का निर्माण होता है, तो मुख्य श्रेणी का निर्माण होता है when electron transit from p subshell to s subshell, when electron transit from p subshell to s subshell, p subshell to s subshell, then it is known as principal series, then it is known as principal series, then it is known as principal series। ठीक है, देखो प्रिंसिपल सीरीज के ये कौन सा P है, ये S है, तो P से S में जब आता है तो प्रिंसिपल सीरीज बनता है, ये आपको छापना है। ठीक है, और इस टाइम पर जो एनर्जी निकलेगी उसके लिए जो तरंग फलन होगा, तरंग फलन वो ऐसा आएगा, मैं तरंग फलन नहीं सॉरी तरंग संख्या, वेव नंबर, वो आएगा न्यू इज इक्वल्स टू, इसका आता है फॉर्मूला 1/1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर माइनस 1/m प्लस म्यू पी का स्क्वायर, और जो m का वैल्यू है इसके लिए m का वैल्यू 2 से ज़्यादा होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होता है। देखो ये जो म्यू एस है और म्यू पी ये तो है कांस्टेंट, ये तो p सबसेल के लिए कांस्टेंट है, ये s उपकोष के लिए कांस्टेंट है। और इसमें ध्यान रखना ऊपर वाले ये है ना, ऊपर वाला, तो ये जो p वाला है ना तो इधर म्यू पी वाला टर्म आएगा, जो नीचे वाला है उसका टर्म इस तरफ आता है। ठीक है, तो ये और ये जो इक्वेशन है ये छाप लो, किसके लिए? प्रिंसिपल सीरीज के लिए। ठीक है, ये छाप लेना पॉज करके, इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सीरीज होता है स्फुट, इसको बोलते हैं शार्प सीरीज, शार्प सीरीज इसको बोलते हैं स्फुट, स्फुट श्रेणी। ये कब बनता है? जब S से P में जाता है, S से P में जब ट्रांजिशन होता है तब कौन सी बनती है? स्फुट सीरीज बनती है। और इसके लिए जो फॉर्मूले में है थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? क्योंकि अब की बार S से P में जा रहा है ना, तो S से P में जा रहा है तो इसका देखो, इसका जो होता है वो फॉर्मूला इस तरीके से होता है, इसमें होता है 2 प्लस म्यू P में आया ना तो P नीचे है, P इस तरफ आएगा, माइनस 1/m प्लस म्यू S का स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, ये मिलेगा आपको यहाँ पे। और m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू यहाँ पे m इक्वल्स टू मोर देन 3 होगा। ठीक है, तो इसका पहले आप ये छाप लेना बाद में, लेकिन इसका शार्प सीरीज जो स्फुट श्रेणी है इसके बारे में कुछ लिखो, इसके बारे में कुछ लिखो। जब इलेक्ट्रॉन
जब इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे जो है ये 2 आता है, 3 नहीं आता। जब इलेक्ट्रॉन s उपकोष से p उपकोष में संक्रमित होता है, जब इलेक्ट्रॉन s उपकोष से p उपकोष में संक्रमित होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन s उपकोष से p उपकोष में संक्रमित होता है तो स्फुट श्रेणी का निर्माण होता है। तो स्फुट श्रेणी का निर्माण होता है, तो स्फुट श्रेणी का निर्माण होता है when electron transit from s subshell to p subshell, when electron transit from s subshell to p subshell, then it is known as Sharp series, then it is known as Sharp series, then it is known as Sharp series। ये हो गया। अब देखो इसके नेक्स्ट की बात करते हैं। ये जो आता है ये हो गया। जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या होता है, ये होता है डिफ्यूज। 3rd नंबर की जो होती है वो होती है डिफ्यूज, इसको बोलते हैं एस्पुट श्रेणी। और इसमें क्या होता है, इसमें यह आता है डी से पी में आता है। किससे आता है, डी से पी में। तो इसका डेफिनेशन लिखो, जब इलेक्ट्रॉन डी उपकोष से पी उपकोष में जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डी उपकोष से पी उपकोष में जाते हैं तो अस्फुट श्रेणी का निर्माण होता है। तो अस्फुट श्रेणी का निर्माण होता है जब इलेक्ट्रॉन डी उपकोष से पी उपकोष में जाते हैं तो अस्फुट श्रेणी का निर्माण होता है। when electrons transit from D subshell to P subshell, then it is created diffuse series। ठीक है, ये देखो D से आ रहा है तो इधर D वाला आ गया और इधर P से आ रहा है तो P वाला आ गया। ये जो फॉर्मूला है ना, जो हम लोग बार बार काम में ले रहे हैं, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको तो बस ये थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान में रखना है। इसमें m का जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे लास्ट जो है वो है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल सीरीज। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलाभ। मूल मतलब फंडामेंटल, जो बेसिक होते हैं, मूलाभ श्रेणी। और इसमें कौन कहाँ से आता है, इसमें आता है F से D में होता है संक्रमण, F से D में होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस, यहाँ पे आता है 3 प्लस, D में आ रहा है तो यहाँ पे आएगा D का स्क्वायर माइनस 1/m प्लस म्यू, F से आ रहा है तो F का स्क्वायर, और m का जो वैल्यू होगा, m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 से ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होगा कि 4 से, एक सेकेंड, ये 4 से ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये 4 से ज़्यादा होगा। देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन वही कि जब F से D उपकोष में जाता है तो लिखो, जब इलेक्ट्रॉन F उपकोष से D उपकोष में संक्रमित होता है, जब इलेक्ट्रॉन F उपकोष से D उपकोष में संक्रमित होता है तो मूलाभ श्रेणी का निर्माण होता है। तो मूलाभ श्रेणी का निर्माण होता है, ये छाप लेना इसके बाद में। when electron transit from F subshell to D subshell, from S subshell to D subshell, then it is created fundamental series। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया जो हमने चालू किया था। क्लियर?